नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में फिर शुरू होगा जाट आंदोलन। दादरी में आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए संकेत, जसिया मिलेंगे फाइनल निर्णय। हार्को बैंक ने लेन देन के लिए शुरू की UPI सुविधा। प्लेटिनम कार्ड से मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेल कोटे से होने जा रही है 470 पदों पर भर्ती। हरियाणा के 3 जिलों में किसानों को मिलेगा मुआवजा, 85.5 करोड़ रुपए धनराशि की जारी। हरियाणा में डॉक्टरों को सुधारने होगी अपनी हैंड राइटिंग। हाईकोर्ट ने कहा कैपिटल लेटर में लिखें, सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल के पर्चे साफ लिखे डॉक्टर। हरियाणा की जेलों में बदलेगा कैदियों का खाना, करोड़ों रुपए का नया डाइट प्लान बनने जा रहा। हरियाणा रोडवेज ने शुरू की फतेहाबाद से रामदेवरा के लिए सीधी बस सेवा। चरखी दादरी में किसानों ने दिया धरना, फसल बीमा घोटाले का विरोध किया, बोले 150 करोड़ रुपए का है गोलमाल। हिसार में बारिश से किसानों की फसलें हुई बर्बाद, क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बंद, मुआवजे के लिए खाने पड़ रहे हैं धक्के। मनोहर लाल खट्टर की युवाओं को नसीहत, डंकी रूट से ना जाएं विदेश, ये है बुरी लत। नारनौल में 5 को आएंगे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जजपा को मजबूत करने के लिए लेंगे मीटिंग। हरियाणा में 2 नई आपदा राहत बटालियन बनेंगे, 59 फायर स्टेशन भी खोले जाएंगे। नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए भारत पर टैरिफ लगा, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप बोले पाकिस्तान ने नोबेल के लिए नॉमिनेट किया तो भारत भी करे, इससे मोदी हुए नाराज। और पीएम नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे, SCO समिट में शामिल होंगे। जिनपिंग पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों में हो रही बरसात का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब सहित हरियाणा के कई जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। शाहबाद में मारकंडा नदी उफान पर है, यहाँ तकरीबन 25,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग द्वारा आज यानी 31 अगस्त को प्रदेश के 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद और भिवानी में 25 से 50%, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में 50 से 75%, तो सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद और पलवल में 75 से 100% बरसात की संभावना जताई गई है। अगले महीने के पहले दिन यानी सोमवार को बात करें तो बरसात का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में इस दिन बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम में 75 से 100% बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। खेतों में खड़ी कपास, बाजरा, मूंग, ग्वार व अन्य फसलें जलभराव और मौसम की मार की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जिससे कि किसानों की मेहनत और उनकी साल भर की उम्मीदें पानी में बहती हुई नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के साथ साथ चारों ओर पानी जमा हो गया है और किसान गहरी चिंता में है। इसी बीच किसानों को एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा फसल नुकसान का आकलन करने और मुआवजा देने के लिए शुरू किया गया क्षतिपूर्ति पोर्टल कई दिनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा है। किसान ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे वे मुआवजा प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। इस स्थिति ने किसानों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इस संबंध में जिला पार्षद करमकेश कुंडू, नरेंद्र कुंडू ने सरकार और प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों की फसलें बारिश और जलभराव की वजह से चौपट हो रही हैं, तो दूसरी तरफ राहत का रास्ता भी बंद पड़ा है। यह हालात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तुरंत पोर्टल चालू करवाना चाहिए और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि उकलाना सहित हिसार जिले के कई गांवों में बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ है और कपास जैसी नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाए जाएंगे। ये बटालियन राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की मदद करने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला जींद में फायर और डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और इसका शिलान्यास जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं और आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का रिन्यूअल आवेदन करते ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद विभाग के
अधिकारी 15 दिन के अंदर रैंडम चेकिंग करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि हर स्तर पर जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर एनओसी को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी या कर्मचारी फायर एनओसी के पेंडिंग रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि 10 आधुनिक फायर फाइट रोबोट भी जल्द खरीदे जाएं। वहीं 101 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली 2 हाईटेक फायर गाड़ियां जल्द खरीदी जाएं। इसके साथ ही 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियां और 250 नई फायर गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी, जिन्हें ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया और प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम शोराण ने समाज के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। दहिया ने कहा कि आरक्षण उनका हक है और जरूरत पड़ी तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में रोहतक के जसिया के चौधरी छोटूराम धाम से जाट आंदोलन का बिगुल बज सकता है। जाट धर्मशाला में शनिवार को भाईचारा सम्मेलन में जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आंदोलन उनका हक है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए दोबारा से भी आंदोलन कर सकते हैं। उन्हें बार बार सरकार की ओर से अहीर व गुर्जर के समान आरक्षण देने का वादा किया गया है, लेकिन इसे धरातल पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब प्रदेश भर में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिनका उद्देश्य समाज को एकजुट करना है। इस दौरान विद्यानंद हंसावास व फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया ने कहा कि प्रदेश भर में भाईचारा सम्मेलन करने के बाद 5 अक्टूबर को रोहतक जिले के जसिया के चौधरी छोटूराम धाम पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी से रायशुमारी कर आंदोलन को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा। हरियाणा सरकार राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए भोजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जेल विभाग ने सरकार को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत कैदियों को अब दाल चावल और दही जैसे पौष्टिक विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही नाश्ते में ब्रेड का विकल्प भी जोड़ा गया है। इससे पहले दाल व रोटी कैदियों को दी जाती थी। अभी तक कैदियों को मिलने वाला भोजन साधारण था, जिसमें पौष्टिकता की कमी को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। नए प्रस्ताव पर अमल होने के बाद जेलों में कैदियों को संतुलित आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। नए आहार प्रस्ताव के अनुसार जेलों में भोजन पर सालाना तकरीबन 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। प्रदेश भर की जेलों में तकरीबन 20,000 कैदी बंद हैं, जिनके लिए यह नई डाइट योजना लागू होगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगले कुछ महीनों में नई डाइट लागू कर दी जाएगी। अभी तक कैदियों के खाने व नाश्ते को बनाने में प्रति कैदी 62 रुपए 83 पैसे की लागत आती है, लेकिन बदलाव करने के बाद अब खाना बनाने में प्रति कैदी 75 रुपए 10 पैसे की लागत आने वाली है। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड यानी हरको ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम, फोन पे और गूगल पे पर यूपीआई की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। इसके साथ ही ग्रामीण जन एसएमएस अलर्ट, एटीएम, माइक्रो एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग वैन की सुविधा भी कस्टमर्स को दी जा रही है। हरको बैंक के प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल रंजन ने बताया कि हरको बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्लेटिनियम कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा निहित है। इसके अलावा रोजाना 5 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ ही घरेलू एयरपोर्ट पर मात्र 2 रुपए में लाउंज की सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि जल्द ही खेल कोटे के तहत 470 खाली पद भरे जाएंगे। इन पदों को बैकलॉग से भरा जाएगा। राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से इसे हरी झंडी दे दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के माध्यम से होने वाली इस भर्ती के लिए विभाग भी निर्धारित किए जा चुके हैं। खिलाड़ियों की भर्ती पुलिस में महिला व पुरुष कांस्टेबल के पदों पर होगी। इसके अतिरिक्त जेल विभाग में असिस्टेंट जेलर महिला व पुरुष, बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन और वन विभाग में डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। ऐसे में जल्द ही खेल कोटा पद से ये भर्तियां की जाएंगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की हैंड राइटिंग को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चे साफ और स्पष्ट होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी मेडिकल पर्चे और जांच रिपोर्ट चाहे सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट साफ अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। बेहतर होगा कि ये कैपिटल अक्षरों में हो या फिर टाइप किए हो या फिर डिजिटल रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मरीजों को अपनी बीमारी और इलाज के बारे में जानने का पूरा हक है। यह उनके जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कंप्यूटर से पर्चे लिखने का सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल अक्षरों में ही पर्चे लिखें। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्टेट मेडिकल कमीशन के साथ मिलकर डॉक्टरों को जागरूक करने का काम करें। इसके लिए वे जिले स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में मीटिंग भी करें। दरअसल डॉक्टरों की लिखाई को लेकर पहले भी सवाल लगातार उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार या फिर कोर्ट की ओर से ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई थी।
हरियाणा के फतेहाबाद डिपो से अब राजस्थान के रामदेवरा के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस बस सेवा की शुरुआत हो जाने से रामदेवरा मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा और राहत मिलेगी। अब वे सीधे बाबा रामदेव जी के मंदिर में जाकर माथा टेक सकेंगे। श्रद्धालुओं द्वारा काफी लंबे समय से इस बस सेवा की शुरू किए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। यह बस खाराखेड़ी, भट्टू, चोपटा, बीकानेर होते हुए रामदेवरा पहुंचेगी। टाइम टेबल की बात करें तो सुबह 8:10 पर यह बस फतेहाबाद से चलकर शाम 5:30 बजे बीकानेर और रात 10 बजे रामदेवरा पहुंच जाएगी। वापसी यात्रा की बात करें तो सुबह 8:10 पर रामदेवरा से चलकर दोपहर 1 बजे बीकानेर और रात को 10 बजे फतेहाबाद पहुंच जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कुछ समय पहले पंजाब व हरियाणा में डंकी रूट की बुरी लत लग गई थी। हालांकि विदेश में रोजगार के अवसर हैं, लेकिन डंकी रूट से जाना बहुत गलत फैसला है। इससे युवा जान जोखिम में डालकर अपना जीवन अंधकार में डाल रहे हैं और लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा विदेश में तो जाएं, लेकिन सरकार की ओर से निर्धारित जरिए से ही जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने विदेशों में जाकर देखा है कि वहाँ रोजगार के अवसर हैं और यहाँ से पैसा तो ज्यादा है, लेकिन उस मुताबिक हमारी पढ़ाई व काबिलियत भी तो होनी चाहिए। विदेश में जाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से ITI के माध्यम से युवाओं को निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में बात करें तो हरियाणा के 200 बच्चे इजराइल में अब काम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से 1000 नए आवेदन भी आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद शनिवार को SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। वे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। SCO समिट से इतर PM मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। PM मोदी की यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है। चीन में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक SCO समिट की बैठक होने वाली है। इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। PM मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं चीनी कलाकारों ने PM मोदी के सामने भारतीय शास्त्रीय संगीत और डांस का प्रदर्शन किया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक PM मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। जिनपिंग इस समिट के जरिए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे अमेरिका की लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प दे सकते हैं। इसके साथ ही इस समिट से यह मैसेज भी जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न गैर लड़ाकू 01/2026 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए सिर्फ अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। आवेदकों का जन्म 1 जनवरी 2025 को अथवा उसके बाद हुआ होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2008 को या फिर उससे पहले हुआ होना चाहिए। इस भर्ती के माध्यम से गैर लड़ाकू ट्रेड के पदों पर भर्तियां होंगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि 1 सितंबर 2025 है। सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तनाव की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने 17 जून को PM नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने पर कितना गर्व है। इसके बाद ट्रंप ने मोदी से कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ने इशारों में भारत से भी ऐसा करने को कहा। मोदी इससे नाराज हो गए थे। मोदी ने ट्रंप से साफ कह दिया कि भारत पाक के बीच हुए सीजफायर से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने मोदी की बात को अनदेखा कर दिया, जिससे दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई। इसके बाद से दोनों ने कोई बातचीत भी नहीं की। ट्रंप और भारत के बीच का रिश्ता दोनों देशों के लिए बड़े असर वाला हो सकता है। ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका का रिश्ता कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस अब बड़े आंदोलनों और भीड़ प्रबंधन में पूरी तरह से हाईटेक नजर आने वाली है। शनिवार को हरियाणा पुलिस अकादमी में इसका डेमो हुआ, जहां पर यह दिखाया गया कि अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो पुलिसकर्मी सीधे भीड़ के नजदीक जाने के बजाय ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इसका इस्तेमाल करेंगे। ड्रोन से न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, बल्कि आंदोलनकारियों को चेतावनी भी दी जा सकती है और पहचान के लिए इंक स्प्रे भी किया जा सकता है। हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पुलिस ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार की है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मकसद बड़े आंदोलनों में न्यूनतम बल प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष अंबाला और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें ड्रोन का प्रयोग किया गया था। उसी अनुभव को आधार बनाकर दृश्य नामक संस्था के सहयोग से यह नई एसओपी बनाई गई है। शनिवार को इसका डेमो किया गया और यह बेहद प्रभावी साबित हुआ। ड्रोन टेक्नोलॉजी से पुलिस को कई बड़े फायदे मिलते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले लाठीचार्ज या फिर बल प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से बिना नजदीक गए भी हालात को काबू में किया जा सकेगा। इसके अलावा ड्रोन से छोड़ा गया टीयर गैस ग्रेनेड भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। वहीं इंक स्प्रे का इस्तेमाल करके उन लोगों को चिन्हित किया जा सकेगा जिन्होंने हंगामा किया हो। यह इंक लंबे समय तक नहीं हटती है, जिससे उनकी पहचान बाद में भी आसान हो जाती है। पुलिस का मानना है कि टेक्नोलॉजी अपनाने से काम आसान और सुरक्षित हो गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से अब पुलिस और ज्यादा आधुनिक और सक्षम हो गई है। इस हफ्ते सोने के दाम में बड़ी बढ़त देखने को मिली। हफ्ते भर के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3030 रुपए बढ़कर 1,02,388 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते आखिरी दिन यह 99,358 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो हफ्ते भर में 3,666 रुपए बढ़कर 1,17,572 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 22 अगस्त को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,13,906 रुपए थी। अभी सोना और चांदी दोनों की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई स्कोर पर पहुंच गई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 26,226 रुपए यानी 34.43% बढ़ी है, तो चांदी का भाव भी इस दौरान 31,555 रुपए यानी 36.68% बढ़ गया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,03,460 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 94,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।